भारतीय मीडिया जगत के तथाकथित आइकॉन की आपस में दलाली के लिए हो रही डीलिंग, और हम आपको अभी दिखा रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम का समय कम है इसलिए हम आपको कम शब्दों में दिखा रहे हैं कि नीरा राडिया और बरखा दत्त इनके बीच में क्या बातचीत हुई आपके सामने। आप भी कान दे के सुनिए, हम भी आपके सामने आपके साथ सुनते हैं और उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे। नीरा राडिया, बरखा दत्त। ये बातचीत ज्यादातर इंग्लिश में है, बल्कि पूरी ही इंग्लिश में है, लेकिन आप इसके साथ हम टेक्स्ट देने का प्रयास करेंगे और साथ साथ में आप इंग्लिश में भी सुनकर भाषा के अंदाज से इनकी गहराई समझ सकते हैं। Did I wake you up? No, I've been up, yeah, most of the night. If stalemate continues, yeah. Yeah, listen, the thing is that they need to talk to him directly. That's what the problem is. Apparently now, the message from the other side is that why did Balu go public? They claim that at this point when they had offered them this formula and these guys said no, these guys never told them that we're going to withdraw support. I'm not withdraw support, outside support. From outside. So apparently PM's really pissed off that they went public. But that's Balu's doing, na? He was not instructed by Karunanidhi actually. Oh, he wasn't? He was told to come away and tell Congress that. And he went public. And this well, the media was standing outside. Oh God! So now what? What should I tell them? Tell me, what should I tell them? I'll tell you what it is. The problem, and I've had a long chat with both his wife and with the daughter, right? Just giving you the problem is that if Congress has a problem with Balu, if they have a problem with anyone, they need to go and talk to Karunanidhi. They have very good relationship with Karunanidhi directly. Correct. बिल्कुल, हम दर्शकों को कह रहे हैं कि ये बातचीत हम आपको हिंदी टेक्स्ट के साथ भी थोड़ी देर में दिखाएंगे। उसके लिए कार्यक्रम का थोड़ा समय भी हम बढ़ा रहे हैं, तकनीकी कारणों से अभी हम आपको हिंदी में टेक्स्ट के साथ इसको नहीं दिखा पा रहे, इसलिए कार्यक्रम का समय बढ़ा रहे और आपको ये बातचीत हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन जो बातचीत अभी हुई, मनोज जी आपने तो पहले भी सुनी है, लेकिन जब पहले सुना इसको तो क्या लगा आपको? बरखा का वो सारा बुरखा और ये वस्तुस्थिति। देखिए, अगर मान लीजिए कहीं पे कोई अपराध हो जाए और वहां पे किसी पुलिस वाले के पास फोन जाए और उससे कहा जाए कि जहां अपराध हुआ है वहां पुलिस मौके पे पहुंच गई है, और पुलिस वाला कहे अरे हे भगवान क्या गड़बड़ हो गई, तो आपको कैसा लगेगा? पुलिस वाले को तो खुश होना चाहिए कि जहां अपराध हुआ वहां पुलिस पहुंच गई। आप देखिए, ये नीरा राडिया कह रही हैं कि मीडिया तो बाहर खड़ी थी, तो बरखा तो मीडिया की, तो बरखा को तो खुश होना चाहिए कि मीडिया बाहर खड़ी थी, वाह बड़ी बात, मतलब खबर मिले। वो कह रही है हे भगवान, यानी बरखा को ये बात बुरी लग रही है क्या कि मीडिया वहां मौजूद थी? इससे देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे कि आप पकड़ सकते हैं कि उसके दिल में क्या बात है। बिल्कुल, और जिस तरीके से कॉल को रिसीव किया गया है, जितने प्यार से कहेंगे आप आपकी भाषा में क्या कहेंगे उसको? मतलब जो आत्मीयता है, हम तो मैं तो अपने दोस्तों से ही मजाक करता हूं कि जब मैं इनकी बातचीत आजकल सुन रहा हूं तो मुझे तो मतलब कि एक ही चीज कहता हूं, बहुत याराना लगता है। बिल्कुल, तो याराना बहुत है और बहुत गहरा है। यशवंत जी, बात वही है कि जो अभी बरखा ने अपनी सफाई दी है, अपनी सफाई में कहा है कि ओह माय गॉड, जिस शब्द की बात मनोज जी कह रहे हैं कि ओह माय गॉड, तो वो उस एक्सप्रेशन पे भी उन्होंने सफाई दी है। लेकिन बात वही है ना कि सफाई कौन भरोसा करेगा इन लोगों पे कि इतनी इंटीमेसी, इतना याराना, इतनी नजदीकी। फिर उनका तर्क है बरखा दत्त के कि चूंकि हम खबरें करते हैं और खबरें कवर करने की प्रक्रिया में ढेर सारे लोगों से मुलाकात करनी पड़ती है, तो लेकिन बात वही है ना कि आपकी जो इंटीमेसी का लेवल है, जो छोटी छोटी चीजें जो मनोज जी ने कही कि जो छोटी छोटी चीजें जो एक्सप्रेशंस हैं, उससे जाहिर होता है कि अगर इन टेपों का साइकोलॉजिकल विश्लेषण किया जाए बिल्कुल, तो वो पता चलेगा कि बात सिर्फ खबरों तक नहीं है, ये बहुत आगे की बात है। और उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुलाम नबी को गुलाम कह रही है या दयानिधि मारन को दया कह रही है, मतलब इतने बड़े बड़े नामों को शायद उनकी बीवी भी उनको बुलाने में शर्म करती होगी इस नामों से। बिल्कुल, और यहाँ पे लगता है कि जो एक बात छूट जा रही है, प्रभु चावला की बातचीत। प्रभु चावला से जो लंबी बातचीत हुई है, रतन टाटा से लंबी बातचीत हुई है। रतन टाटा इस देश के बड़े उद्योगपति हैं, जिन्होंने अभी देहरादून में कहा था कि एक मंत्री ने हमसे घूस रिश्वत की मांग की थी, नाम नहीं बताया उन्होंने जिस अंदाज में राडिया से बात की है। देखिए, एक बड़ी पिक्चर है इसमें। सुरेश जी, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक है इस बात को समझे भी कि एक बड़ी पिक्चर है, बड़ी तस्वीर है, जिसमें
बड़े उद्योग घराने सीधे डील करने से बचते हैं, क्योंकि उसमें उनके कहीं न कहीं फंसने का खतरा होता है। इस तकनीकी संचार क्रांति के दौर में हर आदमी का मोबाइल, किसी का भी, एक मैं पढ़ रहा था कि 7,000 लोगों के मोबाइल एक साथ हमेशा टेप होते रहते हैं, क्योंकि सरकार चलाने की प्रक्रिया में वो भी एक सर्कल में, क्योंकि मैं टेलीकॉम फील्ड से हूं इसलिए मुझे उसका काफी जानकारी है। और अब जब डिजिटल हुआ है तो अब एक साथ एक सर्कल में जितने भी मोबाइल है एक साथ टेप हो सकते, उसके लिए कोई संख्या लिमिट नहीं। आप जो बता रहे हो, जब एनालॉग टेलीफोन होते थे तब 7,000 से ज्यादा उसको टेप नहीं किया जा सकता था। अब बाय डिफॉल्ट आप जो भी फोन यूज करते हैं उसको एक कैश मेमोरी होती है, उस कैश मेमोरी में कुछ घंटे का रिकॉर्डिंग अपने आप रिकॉर्ड होता है, उसके बाद अगला डिलीट होता है और अगर आप चाहे तो उसकी लिमिटेशन बढ़ा सकते हैं। इसलिए अब इसमें टेक्निकल का प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब अब तो ये माना जाए कि जो है, जिस तरह से अपराधियों को सर्विलांस के जरिए पुलिस पकड़ती थी, एकमात्र सहारा पुलिस का सर्विलांस होता है, मोबाइल लगा दो टेप पे, और उसी तकनीक के जरिए मीडिया वालों को अंदाजा नहीं था कि शायद वो भी सर्विलांस के जरिए पकड़े जाएंगे। तो मतलब ये तकनीकी का ही कमाल है कि इसने किस तरह से हम लोगों के जीवन में मदद किया है। मीडिया, देखिए सुरेश जी, आपको ध्यान होगा, मीडिया एक बार पहले भी इसी तरीके से मीडिया पकड़ी गई थी। 16 जुलाई को जब वो परवेज मुशर्रफ आए थे हिंदुस्तान, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो परवेज मुशर्रफ ने सुबह सुबह नाश्ते के लिए मीडिया के एडिटर्स को बुलाया, और इन एडिटर्स को यह नहीं पता था कि इनके सामने जो माइक लगा है, वास्तव में वो जो एक कैमरा दिखाई दे रहा है छोटा सा, वो कैमरा तो ऐसा उनको लग रहा था केवल विजुअल लेके चला जाएगा और वो कोई ऐसे आवाज तो आ नहीं रही होगी, क्योंकि हमारे यहां तो माइक लगा नहीं हुआ है। लेकिन उनका जो माइक था वो सारे के सारे माइक कनेक्टेड थे और वो आवाज रिकॉर्ड हो रही थी, और वो आवाज जब बाहर चली गई तो पता लगा कि उसका पूरा टेप बन गया और वो टेप एनडीटीवी के ऊपर टेलीकास्ट हो गया। मतलब उन दिनों एनडीटीवी स्टार न्यूज के लिए खबर किया करता था, और तब पता लगा कि हमारे एडिटर्स कैसी चापलूसी कर रहे थे परवेज मुशर्रफ की। तो मीडिया एक बार पहले भी एक्सपोज हो चुकी है। उसमें से कुछ नाम भी अगर एक तो उसके अंदर रजत शर्मा जो कि इंडिया टीवी के मालिक हैं, वो तो बल्कि यहां तक कह बैठे कि परवेज मुशर्रफ साहब, आपने कश्मीर के मुद्दे पर हमसे इतनी अच्छी तरह बातचीत की है, यकीन मानिए हमारी सरकार में आज तक इस मुद्दे पर किसी ने हमसे इतनी अच्छी तरह बातचीत नहीं की। मतलब रजत की डायरेक्टली अटल बिहारी वाजपेयी के यहां एंट्री थी, रजत को कोई शिकायत नहीं हो सकती थी कि उसे कोई खबरें छुपा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका ये कहना परवेज मुशर्रफ से, मतलब एक तरह से जैसे, मतलब मैं तो बिल्कुल। और शायद मनोज जी आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ ने और पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया क्या कहता है, ये टेप यूनो में दिखाए थे, संयुक्त राष्ट्र में दिखाए थे। हाँ, और अपने देश में जाके उन्होंने दिखाया, उन्होंने खटाक से कहा कि देखिए हिंदुस्तान की मीडिया ने तो ये जो गलती की है सो की है, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा। इन्होंने जो चरित्र का अपना जो कमी दिखाई है वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया ऐसा ना करे। बिल्कुल। और ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात है कि पाकिस्तान मीडिया का 150 करोड़, पाकिस्तान एम्बेसी का 150 करोड़ का बजट होता है भारत के लिए, और हर साल पूरा बजट खर्च होता है, वापस नहीं जाता है। कई एम्बेसियों का तो वापस जाता है, लेकिन पाकिस्तान में के एम्बेसी का 150 करोड़ का बजट पूरा की पूरा कंज्यूम होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या कहेंगे यशवंत जी? अब ये तो चौंकाने वाली सूचना है, लेकिन बात जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का भारत में इंटरेस्ट है, और ढेर सारे ऐसे लोगों को जो रीढ़ अपना उतारने के लिए तैयार हैं, जो अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार हैं, उन लोगों को पाकिस्तान के लोग पकड़ते हैं, और लगातार पकड़े गए हैं, अधिकारी पकड़े गए हैं, और तमाम तरह के जर्नलिस्ट भी उनके संपर्क में हैं। देखिए, एक पत्रकार का मैं नाम लेना चाहता हूं, करण थापर, जो कि बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, एंकर भी हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में भी संडे सेंटिमेंट्स कॉलम बहुत समय से लिखते रहे हैं। करण थापर ने खुद लिखा है, उनकी खुद की लिखाई है कि मैं पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को आडवाणी जी, जो कि जब होम मिनिस्टर थे, उनके यहां लेके जाया करता था मिलवाने के लिए, और मैं बाहर बैठा रहता था, यानी कि मैं शोफर का काम करता था। उनके लफ्ज हैं ये, करण थापर के लफ्ज हैं ये। तो मतलब अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने करण थापर को कोई घूस दिया और उसके एवज में करण थापर ने ये, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा। नहीं, शायद जो नया वहां पर आया होगा वो इनको लेके नहीं जाता होगा, इसलिए उन्होंने ऑफर किया होगा, या बाकी भी कंट्री जिनको अप्रोच के लिए लाइन नहीं होगी इसलिए भी खोला होगा राज। लेकिन मतलब सोचिए कि मतलब मीडिया किस किस तरह के करतब करती है, और कर भी रही है, और उसमें लिखने में करण थापर को शर्म भी नहीं आई, उन्होंने खुद ही लिख दिया कि हाँ मैंने किया, और कई बार किया। मनोज जी, एक चीज मैं मतलब आपसे इस बारे में थोड़ा मैं खुद कंफ्यूज हूं कि ये जो सवाल दर्शकों के सामने है कि क्या पत्रकार दलाली करते हैं,
तो ये एक ऐसा नकारात्मक मतलब एक संस्थान के नष्ट होते जाने की घटना है, परिघटना है, जिसके बारे में चर्चा बहुत कम हो रही है। लेकिन आप हम लोगों के वरिष्ठ रहे हैं और जानते हैं कि ऐसी स्थितियों से एक तस्वीर जो आम जनता के पास पहुंचती है कि जो उनके दुख दर्द को लाने वाला स्तंभ है, जो सत्ता और जनता के बीच जो पुल का काम करता है, वो अगर पुल टूट गया है तो इस डेमोक्रेसी का क्या होगा? नए पुल कैसे बनेंगे, क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारा दिल टूटता है, जिसपे हम विश्वास करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम मुसीबत में फंसे तो हम इसके पास जा सकते हैं। जब हमें पता लगता है कि वो ही हमारी मदद नहीं करेगा तो हमारा दिल टूटता है। अब जैसे अभी कल ही के अखबार में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ जज ऐसे हैं जो वकीलों से मिले हुए हैं, उन्हीं के अपनी मतलब जज साहब के अपने ही रिश्तेदार, उनके अपने बाल बच्चे जो हैं वो उन्हीं की अदालत में प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ही जल्दी मल्टी मिलियनेयर्स बन गए हैं और बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमने लग गए हैं वगैरह वगैरह। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट साफ साफ हाई कोर्ट के जजेस के बारे में ये बात कहे तो दिल टूटता है हमारा और भरोसा टूटता है, हमें डर लगता है कि तो फिर हम किसके पास जाएंगे? मतलब अगर मान लीजिए कल को हम कहीं एफआईआर लिखाने पहुंचे और पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी तो हमारे पास एक सहारा है कि मीडिया के पास चले जाएं, हमारे पास सहारा है हम अदालत में चले जाएं। अगर हमारा यहां से भी दिल टूट जाए, यहां से भी दिल टूट जाए तो हमें डर लगेगा। और चाणक्य ने कहा है कि अगर हमें यह भरोसा हो कि हमको न्याय मिलेगा तो हम न्याय का मतलब हम कानून व्यवस्था का पालन करेंगे, लेकिन अगर हमको यह लगे कि हमको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम कानून तोड़ने पर आमादा हो सकते हैं। यह खतरा है। बिल्कुल, जंगल राज एक तरीके से हो जाएगा। बिल्कुल, और यही हो रहा है और ये होने के दिशा में जा रहा है। और इसको करने वाले अगर कोई छोटे मोटे नाम होते, जैसे कि हमारे एक अकोले के कॉलर ने कहा था कि 20, 25, 50 या 100 अखबार आप छापो हर महीने के और मासिक लेकर उन गुंडे मावालियों के पास जाओ, नेताओं के पास जाओ या अच्छे अच्छे साधु संत या उद्योगपतियों के पास जाओ और उनको धमकाओ और पैसे कमाओ। ये चल रहा है। लेकिन ये कोई गुंडा मावाली तहसील या गांव के लेवल पर ये बात करता है तो हम उसको समझ भी सकते हैं, लेकिन नेशनल स्तर पर अपने आप को और खुद मानना तो छोड़िए या खुद अपने बारे में बड़ापन बताना तो छोड़िए, भारत सरकार जिनको पद्मश्री देती है, स्वतंत्र सेनानियों को जो उपाधि से नवाजा गया था, क्या देश में ऐसे बहुत बड़े तबका है जिनको पद्मश्री मिलनी चाहिए, लेकिन संख्या के अनुपात के कारण या लोक संख्या के अनुपात के कारण उन तक ये नहीं पहुंचती है। उन लोगों ने यह भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने इस चीज को ऑफर किया है कि जिनको पद्मश्री मिली है। आइए ऐसे ही एक पद्मश्री और दलाल के बीच ये बातचीत, बरखा का ये बुरखा आपके सामने। Hi, Neera. Hi, did I wake you up? No, I've been up, most of the night. If stalemate continues, Yeah, listen, the thing is that they need to talk to him directly. That's what the problem is. Apparently now, the message from the other side is that why did Balu go public? They claim that at this point when they had offered them this formula and these guys said no, these guys never told them that we're going to withdraw support. I'm not withdraw support, outside support. From outside. So apparently PM's really pissed off that they went public. But that's Balu's doing, na? He was not instructed by Karunanidhi to do that, actually. He was told to come away and tell Congress that. And he went public. And this the media was standing outside. Oh God! So now what? What should I tell them? Tell me, what should I tell them? I'll tell you what it is. The problem, and I've had a long chat with both his wife and with the daughter, right? Just giving a very. The problem is that if Congress has a problem with Balu, if they have a problem with anyone, they need to go and talk to Karunanidhi. They have very good relationship with Karunanidhi directly. Correct. They see, because in front of Balu, in front of Raja, in front of Maran, they can't